और चलो, मोल कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कभी कभी हमको रिएक्शन लिख के नहीं देता है, ठीक है। और अब आप लोग जानते हो कि बिना बैलेंस इक्वेशन के क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्शन के बारे में पता तो होना चाहिए ना। अगर आपको रिएक्शन के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो बैलेंस किसको करोगे आप, ठीक है। तो पॉइंट है कि कभी कभी रिएक्शन आपको पूरा लिख कर नहीं देता क्वेश्चन में, तो आपको रिएक्शन को लिखने आना चाहिए कि कब किस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो अगर आप रिएक्शन लिख लोगे तो उसको बैलेंस करना आप उससे बैलेंस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि हमको कुछ रिएक्शन को याद होना चाहिए कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ध्यान दोगे तो अपना इस सेशन का टॉपिक यही रहेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो ध्यान दोगे चलो, अगर मान लेते हैं कि पास मेटल होगा तो मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन हम रिएक्ट करते हैं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, ये ध्यान देना, ठीक है। प्लस ध्यान देना, अगर मेटल को डालेंगे वाटर में वाटर लिक्विड में डालते हैं तो अगर मेटल आपका ग्रुप 1 होगा एंड ग्रुप 2 का होगा, एंड ग्रुप 2 का होगा, तो आपका जो जो प्रोडक्ट है वो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ये ध्यान देना, ठीक है। बस ध्यान देना, इस रिएक्शन में ग्रुप 2 का बेरिलियम जो है, बेरिलियम बी, वो इस तरह रिएक्ट नहीं करता है, यानी एक्सेप्ट बी, बेरिलियम को छोड़ के ऐसा बाकी लोग रिएक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली इस रिएक्शन में बाकी सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, बट मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए वाटर को हॉट करना पड़ेगा, यानी मैग्नीशियम क्या होता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। ये ध्यान, मेटल प्लस वाटर लिक्विड गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन कब होगा, जब आपका मेटल होगा ग्रुप 1 का एंड ग्रुप 2 का एक्सेप्ट बेरिलियम, और मैग्नीशियम के लिए रिएक्शन के लिए वाटर को आपको हॉट करना पड़ेगा, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान दोगे, ध्यान देना, ग्रुप 1 का मेटल्स कौन कौन रेट करेगा, तो ग्रुप 1 का सारे मेटल रेट कर सकता है, लिथियम से लेकर सेजियम तक, ठीक है। ग्रुप 2 का बी को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के बाकी मेटल रेट कर लेगा, बाकी मेटल क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। यानी इसके ऊपर जो रिएक्शन पड़े थे, मेटल प्लस वाटर लिक्विड गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसमें ग्रुप 2 का मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक रेट करेगा। मैग्नीशियम के लिए रिएक्शन तब फिजिबल है जब वाटर होगा हॉट, कोल्ड वाटर में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा विथ मैग्नीशियम, ठीक है। ध्यान दोगे, मेटल प्लस स्टीम, ठीक है। मेटल प्लस स्टीम अगर देखोगे तो अगर ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस केस में यानी अगर आप यहाँ पे बोलोगे, अगर वाटर का जो स्टेट है लिक्विड लिया हुआ है, तो अगर हॉट होगा तो भी सारा रिएक्शन देगा। अगर मान लेते हैं कि H2O स्टीम ले लोगे ना, स्टीम, तो भी रिएक्शन सेम ही रहेगा, सेम ही रिएक्शन होगा, ठीक है। स्टीम के साथ रिएक्शन सेम ही होगा इन सब, यानी ग्रुप 1 होगा इन ग्रुप 2 का मेटल होगा तो भी रिएक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अब ध्यान ना, लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेटल का जो रिएक्टिविटी है तो आपको रिएक्टिविटी चार्ट याद होना चाहिए मेटल्स का। आपको पता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसको आपको याद होना चाहिए। तो बोला गया है कि अगर आपके मेटल का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम होगा और हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, यानी मेटल इन दोनों के बीच में रहेगा, उस केस में मेटल आपका स्टीम से रिएक्ट करेगा और बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये ध्यान देना आपको। यानी कब होगा ऐसा, जब मेटल मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होगा और हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उस केस में ऐसा बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, आपका जो मेटल है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये कब फिजिबल है, जब आपके मेटल का रिएक्टिविटी क्या होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। जब आपका मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा तो इस केस में ऐसा करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, अगर आपके मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का हम बात करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड होगा प्लस एसिड होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर है, ठीक है, और आपका जो मेटल है जिसका ऑक्साइड बनाए हो, उसका रिएक्टिविटी अगर मैग्नीशियम से आगे होगा,
मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड का जो मेटल है अगर वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उस केस में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इसके होने के लिए आपका जो मेटल होना चाहिए जिसका ऑक्साइड बना रहे उसका रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से आगे होना चाहिए, तभी होगा, तब ये होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2। मेटल कार्बन प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2। ये ध्यान देना, मेटल कार्बन प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2 देता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास होगा मेटल बाइकार्बोनेट तो मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा जी, तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म करता है। बात समझ में आ रहा है, तो हो गया आपके मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड का रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कुछ मेटल एम्फोटेरिक नेचर का होता है, कुछ मेटल एम्फोटेरिक नेचर का होता है जैसे जिंक और एल्युमिनियम, और भी बाकी मेटल्स होते हैं जिसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, बट आपके लिए भी मैं ले रहा हूँ जिंक एंड एल्युमिनियम। तो ध्यान देना, जिंक और जो एल्युमिनियम है उसका उसको तुम बेस से रेट करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम NaOH ले रहे हैं तो क्या बनता है, तो जिंक बनेगा सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। और अगर एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम के लिए तो आप याद रखना सोडियम एलिमेंट फॉर्म करता है, सोडियम एलिमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, तो उसका फॉर्मूला पे इसको याद कर लो, Na3LO3, बैलेंस करना आसान होता है। ठीक है, प्लस H2 गैस निकलेगा। कहीं कहीं फॉर्मूला ऐसा लिखा रहेगा NaLO2 लिखा रहेगा और H2 लिखा रहेगा तो भी चलेगा, ऊपर वाला रिएक्शन को बैलेंस करना आसान होता है, जिसको आप याद कर लेना। ठीक है, Na3LO3 याद कर लेना, बट ध्यान देना कि बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसा लिखा रहेगा, NaLO2 लिखा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, और बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा रहेगा NaLOH4। ठीक है, इसको बैलेंस करना देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ जगह इस यही बना के लिखा रहेगा। ठीक है, बट सबसे बेस्ट रहेगा आप उसको याद कर ले, ये वाला पार्ट को, Na3LO3 प्लस H2। ठीक है, सबसे इजी बैलेंसिंग इसी का होगा, ये रहेगा ऑल। यहाँ पे इतना रिएक्शंस। आगे ध्यान देना, कुछ हम लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता होना चाहिए, यानी हीट करने से क्या होता है। तो ध्यान ना, मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलता है। ठीक है, तो जितना ही मेटल कार्बोनेट है उसको आप हीट कर दो तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगा। अब ध्यान देना, इसमें कुछ मेटल कार्बोनेट होता है जो ब्रेक नहीं करता है। फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट को हीट करने से वो ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, ध्यान देना, मेटल कार्बोनेट जो होता है उसको हीट करने से ब्रेक करके क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ग्रुप 1 एक्सेप्ट ग्रुप 1 मतलब सोडियम। ग्रुप 1 में ध्यान देना, लिथियम का कार्बन टूटेगा, लिथियम का जो कार्बन है ब्रेक करता है, वो ब्रेक करेगा लिथियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बट उसके अलावा जो भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इन सारे का जो कार्बोनेट है ब्रेक नहीं करता है। इन सबको और हीट करोगे तो नो रिएक्शन। तो ध्यान देना, ग्रुप 1 को छोड़ के बाकी सारा मेटल कार्बोनेट का तो ब्रेक करता है, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम भी क्या होगा, ग्रुप 1 में ब्रेक कर जाएगा। तो लिथियम ग्रुप 1 में लिथियम जो होता है, लिथियम को छोड़ के बाकी जितना भी कार्बोनेट है वो ब्रेक नहीं करता है, वो ब्रेक नहीं करेगा, नहीं बोलोगे नो रिएक्शन। ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ कुछ मेटल जो होता है बहुत लेस रिएक्टिव होता है, यानी जिसका रिएक्टिविटी कॉपर से कम होता है, जैसे मान लें मरकरी है और आपका सिल्वर है, उन सबको जब हीट करोगे कार्बन को तो पहले अपने ऑक्साइड में जाएगा, फर्स्ट अपने ऑक्साइड में जाएगा। जब मरकरी कार्बन है तो पहले बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, या सिल्वर कार्बन है तो उसको हीटिंग करने से क्या बनेगा, पहले आपको सिल्वर का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे तो होता क्या है, इसका जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्साइड से फर्दर क्या होता है, अपने मेटल के फॉर्म में आ जाता है, यानी अपने मेटल के फॉर्म में चला जाएगा वो, और O2 बाहर निकल जाएगा, यानी सिल्वर ऑक्साइड जो बन रहा है, अगर आपका हीटिंग स्ट्रॉन्ग होता तो सिल्वर बाहर निकल जाता और O2 अलग निकल जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या होता है, जिस मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है कॉपर से कम होगा, उसमें मेटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्साइड बनने के बाद भी अगर आप हीटिंग कर दोगे तो क्या होगा, मेटल बाहर आ गया और O2 अलग हो जाएगा। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बोल देगा
ये सिल्वर कार्बोनेट हम लिए हुए हैं और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, हीटिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब ही क्या होगा, आपका Ag अलग हो गया, CO2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर लेना, ये आपको बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना। अगर बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट का, तो मेटल बाइकार्बोनेट का हीटिंग करोगे, ध्यान देना, तो नॉर्मली क्या होता है, ये बनेगा मेटल कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2 में टूटेगा। लेकिन ध्यान देना, आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट फिर से टूटता है, तो यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा और ये टूट जाएगा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में प्लस CO2 में, यानी अल्टीमेटली रिएक्शन यहाँ पहुंच जाएगा। यानी अगर मेटल का बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपका जो मेटल बाइकार्बोनेट है अगर ग्रुप 1 का होगा, ग्रुप 1 मतलब सोडियम पोटेशियम वाला होगा, तो उस केस में क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट टूटेगा तो कहाँ जाएगा, तो उस केस में कार्बन बनेगा और यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, यानी जो मतलब जो कार्बन फॉर्म कर रहा है, अगर एक ग्रुप 1 का कार्बन होगा तो ब्रेक नहीं करेगा, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। और अगर इसमें ग्रुप 1 का मेटल नहीं रहेगा तो ये फर्दर ब्रेक कर जाएगा अपने मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है, ये ध्यान देना। इस तरह से आपको बाइकार्बोनेट का हीटिंग सोचना है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिंगल लाइन बता दें आपको, तो मेटल बाइकार्बोनेट का हीटिंग से क्या बनेगा, तो आपको मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 प्लस H2 बनेगा, नॉर्मली होता है। और अगर आपका ग्रुप 1 का मेटल अगर होगा, मान लेते हैं एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ दो, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम जो होगा नीचे उसका लिथियम भी यहाँ आ जाएगा, लिथियम भी इसी केस में आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी केस में क्या बने, तो बाकी केस में मेटल, यानी ग्रुप 1 का मेटल, ग्रुप 1 का अगर बाइकार्बोनेट होगा तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट में स्टॉप करेगा सिस्टम, प्लस H2 होगा प्लस CO2 होगा, प्लस H2 होगा प्लस CO2 होगा, बैलेंसिंग करके देख लेना है। ठीक है, इस तरह से मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, ब्रेक करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, हम बात करते हैं मेटल नाइट्रेट का, तो मेटल नाइट्रेट में ध्यान दोगे, तो मेटल नाइट्रेट को जब हीट करते हो आप तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनता है, ये ध्यान देना। एक्सेप्ट क्या होता है, ग्रुप 1 का मेटल, तो ग्रुप 1 में सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम होगा, लिथियम का ब्रेकेज नॉर्मल की तरह होगा। बाकी ध्यान देना, जो है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो भी है, उसमें क्या होता है, जब उसका हीटिंग करोगे तो नॉर्मली टूटता नहीं है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो आपका जो मेटल नाइट्रेट होता है वो ब्रेक करता है मेटल नाइट्राइट में। यानी मेटल का जो नाइट्रेट फॉर्म होता है वो ब्रेक करता है नाइट्राइट में। कब ब्रेक करेगा ऐसे, जब आपका ग्रुप 1 का मेटल होगा। ठीक है, तो मेटल नाइट्राइट प्लस O2 ये बनता है आपका। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली एम्फोटेरिक मेटल कैसे रिएक्ट करता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम लोग। ठीक, इसके अलावा ध्यान देना, फेरस सल्फेट का आप हीटिंग करते हो ना तो ब्रेक करके बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम ऑलरेडी कवर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, फेरस सल्फेट के अलावा बाकी मेटल सल्फेट अगर होगा ना, बाकी मेटल सल्फेट होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस SO3 गैस निकलता है। और फेरस सल्फेट इकलौता सल्फेट है जिसके ब्रेकिंग से आपका SO2 प्लस SO3 दोनों गैस निकलता है, आपका SO2 प्लस SO3 दोनों गैस बनता है। ठीक है, ग्रुप 1 में ध्यान देना, ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़ के लिथियम सल्फेट ब्रेक कर जाएगा, बट उसके अलावा जो भी सल्फेट है ग्रुप 1 का, सोडियम से लेकर सीजियम तक को ब्रेक नहीं करेगा। यानी इसमें क्या बोलोगे, नो रिएक्शन, उसमें क्या बोलोगे आप, नो रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होता है। तो कंबशन रिएक्शन में खास बात है ना, कंबशन रिएक्शन में अगर आपका कार्बन होगा सिस्टम में तो कार्बन जाएगा CO2 में, और अगर सिस्टम में अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन जाएगा H2 में। ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे कुछ कंबशन रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना, उसको एक हम रिलेट करते रहे। तो फॉर एग्जांपल ध्यान देना, हमको इसका कंबशन इक्वेशन लिखना है, तो C2H6 का कंबशन इक्वेशन लिखना मतलब क्या है, ध्यान देना, इसको कैसे आप लिखोगे, तो C2H6 का कंबशन इक्वेशन लिखने का तरीका हम समझा रहे हैं। इसमें देखना,
इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना देना आप। और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है तो कितना वाटर बनेगा जी, तो वाटर बनेगा 3H2 बनेगा। ठीक है, अब गौर करना आपको राइट में कितना O2 चाहिए, तो O2 ध्यान देना यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्लस 3 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का फॉर्म O2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट क्या दोगे, 7/2 कर देना, 7/2 कर देना, ये हो जाएगा यहाँ इसका बैलेंस इक्वेशन। अगर आपको फ्रैक्शन रखने का मन नहीं है, मान लो ये 7/2 को में से 2 को हटाना चाहते हो, तो क्या करना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को। ठीक है, दोनों बैलेंस इक्वेशन है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों बैलेंस इक्वेशन चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, सिमिलरली आप C4H10 का मान लेते हैं, आपको लिखना बैलेंस इक्वेशन कंबशन का, तो C4H10 में ध्यान देना आपके पास 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना 10 है, तो आप कैसे लिखो, तो पहले आप देखना 4 कार्बन से कितना CO2 बनेगा, तो 4 CO2 बनेगा, और आपके पास 10H2 से कितना वाटर बनेगा, तो 5H2 बनेगा। अब फिर क्या करना, पर आप O2 को बैलेंस करना, O2 को बैलेंस कर देना, तो O2 कितना हो रहा है, तो 8 + 5 13 बना, तो क्या होगा, यहाँ पे 13/2 होगा, यहाँ पे 13/2 होगा। ठीक है, तो इसका बैलेंस इक्वेशन है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड, यानी आपका इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का कंबशन ध्यान देना, इसमें कितना आपके पास कार्बन है जी, तो इसमें 2 कार्बन आपको दिख रहा है, तो 2 CO2 बना, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 4 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, वाटर कितना बनेगा, तो वाटर बनेगा 2, तो वाटर 2 बन गया। ठीक है, वाटर 2 बन गया। अब आते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो राइट में कितना ऑक्सीजन है, तो राइट में आपको दिखेगा 4 + 2 6 ऑक्सीजन एटम है आपके पास। अब ध्यान ना, लेफ्ट में आपके पास 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद था, तो बचाव कितना आपको ऑक्सीजन और डालना है, तो 4 आपको 4 ऑक्सीजन और डालना है, 4 और डालना है, तो 4 के लिए O2 के पास कितना लगाओगे, तो 2 O2 लगा दोगे, तो ये हो गया आपका इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड का कंबशन इक्वेशन। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग जो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे इसको CH4 लिख देना, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे CH4 होगा। ठीक है, मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन में 1 कार्बन तो 1 CO2 बनेगा, और 4 हाइड्रोजन से 2 H2 बनेगा, और O2 कितना होगा, तो O2 4 होगा, तो 4 O2 के लिए यहाँ पे 2 O2 लगा देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का इंपॉर्टेंट रिएक्शन का जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, इसको आपको थॉरली याद करना है रिएक्शंस को, क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं आपका मोल कॉन्सेप्ट या आगे इसका यूज पड़ेगा, ये आपको थॉरली इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है।